नमस्कार दोस्तों, सक्सेस स्टडी बालोदा यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। 8th ग्रेड अभ्यास पुस्तिका के अंतर्गत कक्षा 7 विषय विज्ञान का पाठ 11। इसके अंतर्गत हम प्रश्न कैसे हल करते हैं वह सीखने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। प्रश्न क्रमांक 1, रक्त क्या है? रक्त में पाए जाने वाले प्रमुख घटकों के नाम लिखिए, है ना। तो देखिए रक्त क्या होता है, इसका उत्तर हो जाएगा कि रक्त वह तरल पदार्थ या द्रव है जो रक्त वाहिनियों में प्रवाहित होता है। रक्त में पाए जाने वाले प्रमुख घटक प्लेज्मा, लाल रक्त कोशिकाएं, श्वेत रक्त कोशिकाएं एवं पट्टिकाणु होते हैं। पट्टिकाणु मतलब प्लेटलेट्स, है ना। आपने नाम सुना होगा प्लेटलेट्स, है ना। इसे हम कहते हैं पट्टिकाणु। ठीक है। प्रश्न क्रमांक 2, परिसंचरण तंत्र किसे कहते हैं? इसके प्रमुख अंगों के नाम लिखिए। इसका उत्तर हो जाएगा हृदय और रक्त वाहिनियों के संयुक्त रूप को परिसंचरण तंत्र कहते हैं। परिसंचरण तंत्र के प्रमुख अंग होते हैं हृदय, धमनी और शिरा। ठीक है ना। ये रक्त वाहिकाएं कहलाती है। धमनी और शिरा क्या कहलाएगी? रक्त वाहिकाएं। तो हम इसे यूँ भी कह सकते हैं, है ना, कि प्रमुख अंग में हृदय और रक्त वाहिका है। ठीक है। तीसरा जो प्रश्न है वह है कि श्वेत रक्त कणिकाओं को सैनिक कहते हैं क्यों? ये प्रश्न भी बहुत इंपॉर्टेंट है और विभिन्न परीक्षाओं में पूछा जाता है। इसका उत्तर हो जाएगा श्वेत रक्त कणिकाओं को सैनिक कहते हैं क्योंकि ये कोशिकाएं हमारे शरीर में प्रवेश करने वाले रोगाणुओं को नष्ट कर देती है ना, और हमारे शरीर को बीमारी से बचाती है। इसलिए इन्हें जो है सैनिक कहा जाता है। ठीक है ना। प्रश्न क्रमांक 4, स्पंदन दर किसे कहते हैं? किसी स्वस्थ वयस्क व्यक्ति की स्पंदन दर प्रति मिनट कितनी होती है? इसका उत्तर हो जाएगा प्रति मिनट स्पंदों की संख्या स्पंदन दर कहलाती है। किसी स्वस्थ वयस्क व्यक्ति की स्पंदन दर सामान्यतः 72 से 80, है ना, 72 से 80 स्पंदन दर प्रति मिनट होती है। स्पंद ये धड़कन जो हमारी होती है ना, धक धक धक, इसे बोलते हैं स्पंद। ठीक है ना। प्रश्न क्रमांक 5, मानव हृदय में उपस्थित वह कौन सी संरचना है जो ऑक्सीजन युक्त रक्त को कार्बन डाइऑक्साइड युक्त रक्त से मिलने नहीं देता है ना। तो इसका उत्तर हो जाएगा कि मानव हृदय में कक्षों के बीच का विभाजन दीवार ऑक्सीजन युक्त रक्त को कार्बन डाइऑक्साइड युक्त रक्त से मिलने नहीं देती है। ये दीवार होती है ना, ये है ना, कक्षों के बीच विभाजन दीवार होती है, जिसके कारण क्या होता है कि ऑक्सीजन युक्त रक्त और कार्बन डाइऑक्साइड युक्त रक्त आपस में मिल नहीं पाते हैं। ठीक है ना। प्रश्न क्रमांक 6 का पहला, धमनी तथा शिरा को परिभाषित कीजिए एवं उनके कार्य लिखिए। ठीक है ना। तो इसका जो उत्तर हो जाएगा, है ना, कि वे रक्त वाहिनियाँ, है ना, वे रक्त वाहिनियाँ जो ऑक्सीजन युक्त रक्त को शरीर के सभी भागों में ले जाती हैं, धमनी कहलाती है ना। ये क्या करती हैं? ऑक्सीजन युक्त जो रक्त होता है वो शरीर के सभी भागों में ले जाती हैं, तथा वे रक्त वाहिनियाँ जो कार्बन डाइऑक्साइड युक्त रक्त को शरीर के सभी भागों से वापस हृदय में ले जाती हैं, शिराएं कहलाती हैं। ठीक है ना। उनको क्या बोलते हैं? शिराएं बोलते हैं। अगला प्रश्न है, धमनी की दीवारें मोटी एवं लोचदार होती है क्यों होती है? इसका उत्तर हो जाएगा क्योंकि रक्त प्रवाह तेजी से और अधिक दाब पर होता है ना, इसलिए धमनी की दीवारें मोटी एवं लोचदार होती है। यदि मान लो मोटी ना होगी तो दीवारें फट जाएगी, है ना। ठीक है ना। और लोचदार इसलिए कि जब दबाव अधिक आता है तो फैल जाती हैं, और जैसे दबाव कम हुआ तो वो फिर वापस अपने स्थान पर आ जाती हैं। ये इसलिए लोचदार होती है ताकि वे अधिक दाब को सहन कर सकें। प्रश्न क्रमांक 7, स्टेथोस्कोप का चित्र बनाइए एवं उसका कार्य क्या है? तो आप देख रहे हैं ये चित्र है
स्टेथोस्कोप का, है ना। आपने देखा होगा डॉक्टर के गले में लटका रहता है ना, और वह इसके माध्यम से क्या करता है, हमारे शरीर के जो चेस्ट होता है, मतलब उसकी धड़कन को सुनता है, स्पंदन को सुनता है, ताकि हमारे हृदय की जो है मतलब स्थिति क्या है वो उसको जान सकता है, ठीक है ना। इसके जो भाग हैं, ये भाग ये हैं कि ये जो भाग रखते हैं इसको बोलते हैं चेस्ट पीस रखते हैं, ये एक ट्यूब यानी नली लगी रहती है, और ये दोनों कानों में लगाने होते हैं, इनको बोलते हैं श्रोतिका, ठीक है ना। अब इसका कार्य क्या है वो देख लेते हैं। स्टेथोस्कोप से हृदय स्पंद को मापा जाता है ताकि हृदय की स्थिति को आकलित किया जा सके कि आपका हृदय स्वस्थ है या नहीं है। धड़क रहा है तो कितना धड़क रहा है, बहुत कम या बहुत अधिक, ठीक है ना। प्रश्न क्रमांक 8 का पहला, परिसंचरण तंत्र का व्यवस्था चित्र का नामांकित चित्र बनाइए, है ना। देखिए ये चित्र आपको यहाँ पर दिया गया है, ये परिसंचरण तंत्र का व्यवस्था चित्र है। इसके अंतर्गत हम देख रहे हैं ये आपका हृदय है, ये यहाँ पर फेफड़े हैं, ये फुफ्फुस धमनी है, ये धमनी कहलाती है, ठीक है ना। ये फुफ्फुस सिरा हो गया है, ये सिरा हो गया है, और ये हो गई केशिकाएँ हो गई है ना। तो ये हो गया है परिसंचरण तंत्र का व्यवस्था चित्र, ठीक है। चलिए प्रश्न क्रमांक 8 का दूसरा, पहेली खेलते समय गिर गई, उसके हाथ से रक्त बहने लगा, कुछ समय पश्चात रक्त का बहना बंद हो गया, यह सब बूझों ने देखा, बूझों के प्रश्नों के उत्तर दीजिए। बूझों का पहला प्रश्न है कि रक्त का रंग लाल क्यों दिखाई देता है, तो इसका उत्तर हो जाएगा कि हीमोग्लोबिन की उपस्थिति के कारण ही रक्त का रंग लाल होता है ना। किसके कारण होता है, हीमोग्लोबिन के कारण, ठीक है ना। दूसरा जो प्रश्न है कि रक्त का थक्का जमने में कौन सी कोशिकाएं सहायक हैं, इसका उत्तर हो जाएगा कि रक्त का थक्का जमने में पट्टिकाणु यानी प्लेटलेट्स सहायक है ना। यदि प्लेटलेट्स की मात्रा कम हो जाती है तो क्या होता है, खून का थक्का जमता नहीं है, ठीक है ना, और हमारे जीवन के लिए भी वो खतरा बन सकता है। प्रश्न क्रमांक 9, मानव उत्सर्जन तंत्र का नामांकित चित्र बनाइए एवं उत्सर्जित होने वाले पदार्थों के नाम एवं प्रतिशत लिखिए। तो अब देख रहे हैं यहाँ पर जो चित्र बना हुआ है यह मानव उत्सर्जन तंत्र का चित्र है। इसके अंतर्गत ये है वृक्क है ना, जिन्हें हम किडनी कहते हैं, ठीक है। ये मूत्रवाहिनी है, ये देख रहे हैं आप, ये मूत्राशय है, ठीक है ना, ये मूत्र मार्ग है ना। इस प्रकार से ये हो गया हमारा मानव उत्सर्जन तंत्र। अब इसमें जो उत्सर्जित पदार्थ कौन कौन से होते हैं वो देखते हैं कि कोई वयस्क व्यक्ति सामान्यतः 24 घंटे में 1 से 1.8 लीटर मूत्र उत्सर्जित करता है। मूत्र में 95% जल, 2.5% यूरिया और 2.5% अन्य अपशिष्ट उत्पाद होते हैं, ठीक है ना। ये हो गए आपके उत्सर्जित पदार्थ। प्रश्न क्रमांक 10 है, पादपों में जल एवं खनिजों के परिवहन को समझाइए। इसका उत्तर हो जाएगा कि पादप मूलों ने जड़ों द्वारा जल और खनिजों को अवशोषित करते हैं। पादपों में मृदा से जल और पोषक तत्वों के परिवहन के लिए संवहन ऊतक होते हैं, जिन्हें हम जाइलम कहते हैं। इसी प्रकार से पत्तियां भोजन का संश्लेषण करती हैं। इस भोजन को पादप के सभी भागों में ले जाने का कार्य एक संवहन ऊतक द्वारा किया जाता है, जिसे फ्लोएम यानी पोषवाहा कहते हैं। इस प्रकार से जाइलम और फ्लोएम पादपों में पदार्थों का परिवहन करते हैं, ठीक है ना। तो जाइलम क्या करता है, पानी को पहुंचाता है, और फ्लोएम जो होता है वो भोजन को पहुंचाता है, यानी खनिज पदार्थों को पहुंचाता है, ठीक है ना। तो इस प्रकार से ये जो है पदार्थों का परिवहन होता है पौधों में, ठीक है दोस्तों। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।